बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से अगर बात की जाए तो एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज का स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। 20 रुकनी स्क्वाड है जिसकी कप्तानी सलमान अली आगा कर रहे हैं। इसमें बड़ी खबर यह है कि बाबर आजम, जिनको आपसे कुछ दिनों पहले कहा गया था कि हो सकता है कि बाबर आजम की T20 स्क्वाड में वापसी हो पाए और मोहम्मद रिजवान की हो पाए, लेकिन इनके पास मौके ये थे कि अगर वो वेस्ट इंडीज सीरीज में परफॉर्म करेंगे देन उनको एक क्वालिफिकेशन राउंड खेलना पड़ेगा ट्राई नेशन सीरीज। वहां पर अगर वो कामयाब होते हैं देन फिर वो एशिया कप के लिए जाएंगे। लेकिन बाबर फैंस के लिए कह सकते हैं अनफॉर्चुनेटली, और वैसे क्रिकेट की बेहतरी के लिए फॉर्चुनेटली, फखर जमान जो है वो उनकी इंजरी जो है वो ठीक होगी और वो वापस स्क्वाड में आने में कामयाब है, क्योंकि बाबर ने रिप्लेस करा था फखर जमान को। तो इस तरह से बाबर आजम जो है वो इन दोनों सीरीज, एक तो एशिया कप, दूसरा ट्राई नेशन सीरीज में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं। बहुत से सवालात उठाए गए बाबर की परफॉर्मेंस पर, दोनों तरफ से प्लस एंड माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों बातें की गई हैं कि बाबर आजम के बहुत से लोग 152 फॉर 0 वो वर्ल्ड कप और जिस तरह से बाबर रिजवान ने परफॉर्म किया था उसकी क्लिप्स चलाए गए कि बाबर जो है वो अभी भी एलिजिबल है T20 फॉर्मेट के लिए। लेकिन ये तो जो ODI हुए इसमें बाबर आजम की कारकर्दगी खातिर खान नहीं रही। हमने देखा कि सिर्फ 147 रन की इनिंग्स के अलावा बाबर का बल्ला जो है वो रन उगलने से कासिर रहा। अगर मोहम्मद रिजवान की बात कीजिए तो रिजवान ने पहला ODI अच्छा खेला, लेकिन वो भी बाकी रिमेनिंग 2 में स्ट्रगल करते दिखाई दिए और कप्तानी में बहुत सारे लूप्स होल हमें नजर आए हैं। एक्स क्रिकेटर्स कह रहे हैं जनाब कि 20 रुकनी स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है ये दी बेस्ट है, ये वो लड़के हैं जो कैपेबल है कि वो इंडिया को हरा सकते हैं। लेकिन पहला इम्तिहान इन लड़कों का यह है कि वो इस ट्राई नेशन सीरीज में अफगानिस्तान को हरा के दिखाएं, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम शॉर्टर फॉर्मेट में दी बेस्ट करार दी जा रही है और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि यही अफगानिस्तान की टीम जो है इस ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकती है, क्योंकि उन्हें वो कंडीशंस सूट करती हैं। देखना यह कि ये जो 20 रुकनी स्क्वाड है ये इनमें से जो प्लेइंग 11 होगी वो अफगानिस्तान और यूए के खिलाफ किस तरह से परफॉर्म करती है, क्योंकि यहीं से ही उस विनिंग स्ट्रीक का आगाज होना है। अब इसमें बहुत से सवालिया निशान इस स्क्वाड को लेकर वो ये हैं जनाब, सबसे पहले तो ये कि खुशकिस्मती है कि आकिब जावेद साहब आए, माइक हसन साहब आए, उन्होंने आके स्क्वाड अनाउंस किया, क्योंकि इससे पहले आमिर मीर साहब आए थे और उनके साथ एक और शख्स थे जिन्हें मैं तो नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने आके अनाउंस किया ये बांग्लादेश स्क्वाड, और उसके बाद हमने वेस्ट इंडीज में भी देखा। लेकिन इसमें यह है कि चले 2 सीनियर लोग आए, लेकिन इस पर भी एतराज़ात है। अब ये जो इन्होंने 20 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया है उसमें जनाब जो सबसे बड़ा सवालिया निशान है वो फहीम अशरफ पे है। उसके बाद सवालिया निशान उठ रहा है हारिस रऊफ पे। आप एक तरफ कहते हैं कि हारिस रऊफ जो है वो हमें फास्ट कंडीशन में हेल्पफुल रहता है, हमने उसके लिए उसको तैयार किया है, लेकिन हारिस रऊफ जो है वो यूए की कंडीशन में भी आ रहे हैं। हालांकि इनको इंतहाई मार पड़ती हुई हमने देखी है, इस सीरीज में भी खातिखा कारकर्दगी नहीं। दूसरे एंड पर जी हसन अली का जो उनका जो एक कह सकते हैं ना कि हथियार है वो रिवर्स स्विंग है। क्या उन्हें यूए की कंडीशन में रिवर्स स्विंग मिलेगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद खुशदिल शाह, ये क्वेश्चन मार्क है। और उससे हटके मोहम्मद नवाज, ऑल्दो मोहम्मद नवाज ने परफॉर्म किया है, लेकिन नाकदीन तो ये भी कहते हैं कि मोहम्मद नवाज के परफॉर्मेंस जहां पर टीम को जरूरत होती है वहां पर वो नहीं दे पाते। उसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं कहां से आ गए, या तो अगर इनको रखना था तो आप इनको यहां पर भी साथ लेकर चलते, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स रही कि अगर अब्बास अफरीदी को आप खिला लेते तो शायद हसन अली और फहीम अशरफ की जगह खतरे में पड़ जाती। उनको फेस सेविंग देने के लिए वसीम जूनियर को लाया गया, और कहां से लाया गया ये मुझे नहीं पता, कि अचानक उनको कॉल आती है कि जनाब आपकी सिलेक्शन हो गई है ट्राई नेशन सीरीज के लिए और एशिया कप के लिए। इस सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी, हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी अहमद साहब, स्क्वाड से आ जाते हैं। सबसे पहले आप अगर चाहें, मेरे पास वक्त है बिल्कुल, अगर आप चाहें तो बाबर आजम से स्टार्ट लेते हैं। 152 फॉर 0 बाबर के जो फैन है, बाबर रिजवान के फैन है, वो अभी तक उस चीज में रह रहे हैं और वो क्लिप शेयर कर रहे हैं कि 152 इंडिया के खिलाफ उस कंडीशन में, और अब जो है वो इस स्क्वाड से बाहर हो गए। व्हाट यू से? देखें, बिल्कुल जो बिल्डअप हो रहा था चीज़ों का उसमें तो यही लग रहा था कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है, जब से आकिब जावेद साहब पाकिस्तानी टीम के हेड कोच बने थे उस वक्त से ये इंडिया देना उन्होंने शुरू कर दिया था कि ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनके गिर्द पाकिस्तान की T20 टीम घूमती है पिछले 3 सालों में। लेकिन ये जो 2 प्लेयर हैं इन्होंने अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव नहीं किया है, इन्होंने वक्त के साथ अपने आप को मॉडर्न डे क्रिकेट से हम आहंग नहीं किया है, तो इसलिए इनको जो है वो टीम से ड्रॉप किया जाए। कल भी उन्होंने ये बात कर दी आकिब जावेद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर, उन्होंने ये कहा कि ये दोनों इनके पास इम्कान है, मौजूद है चांस इनके पास T20 के बहुत सारे मैचेस लीग्स क्रिकेट की सूरत में इन्होंने खेलने हैं। BBL में बाबर आजम जाना है, वहाँ पर वो जाएँ, परफॉर्म करें और हमें बताएं कि बाबर आजम ने उन सर्टेन एरियाज के अंदर इंप्रूवमेंट कर दी है जो उनकी रिक्वायरमेंट, तो हम उन्हें टीम में ले आएंगे। अच्छा, एक मिनट, ये बात फिर निकल जाएंगे। BBL की आपने बात की, क्या अब हम उसी तरह लीग परफॉर्मेंस बेस्ड आप टीम बनाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए T20 फॉर्मेट? ऑल्दो आगे आपने T20 खेलना है, वर्ल्ड कप, ठीक है, अगर बाबर आजम अल्लाह करे परफॉर्म कर दें, अगर बिग बैश में परफॉर्म करते हैं तो क्या फिर आप तब्दीलियां करेंगे, कोई रद्दोबदल करेंगे?
लेकिन ज़ाहिर है ये कोई नई बात तो नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में। पाकिस्तान की जो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम थी वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग से बनी थी और पाकिस्तान की इससे पहले जो टीमें बनती हैं वो PSL से बनती रही हैं। तो हम तो लीग क्रिकेट, ये तो हमारे यहाँ फैशन बन गया कि हम लीग क्रिकेट से प्लेयर लेकर आते हैं, उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है वो खिलाने की कोशिश करते हैं। बावजूद इसके कि जो डेटा एनालिस्ट की हमने एक पूरी फौज भर्ती की हुई है PCB के अंदर, वो ये तो बता देती है कि फ़लाँ बैट्समैन का स्ट्राइक रेट ये रहा, फ़लाँ बैट्समैन ने इतने छक्के इतने चौके मारे, लेकिन वो ये नहीं बताते कि जिन बॉलर्स के अगेंस्ट उन्होंने ये काम किया उनकी क्वालिटी क्या थी। अभी आप देखें पाकिस्तान शाहीन्स की टीम जो है वो आज मेलबर्न रेनिगेट्स की टीम से खेल रही थी। मैं बड़ा खुश था कि शायद ये मेलबर्न रेनिगेट्स की सीनियर टीम है, लेकिन मैंने जब गौर से देखा तो वहाँ पर मेलबर्न रेनिगेट्स अकेडमी लिखा हुआ था। अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर तो ये मचा हुआ है कि अब्दुल समद ने आज सेंचुरी स्कोर की है, 63 गेंदों पर 110 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली है। बहुत ही काबिल-ए-दाद बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने ये इनिंग्स खेली है। पाकिस्तान को इस तरह के प्लेयर्स चाहिए हैं। उनका जो बैकलिफ्ट है वो भी बहुत अच्छा है, उनकी जो बॉडी शेप है उनकी वो बाकी प्लेयर्स से, बाकी जो हार्ड हिटर है हमारे उनसे बेहतर नजर आती है अब्दुल समद की। लेकिन ये सवाल तो बनता है ना कि जिस बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट उन्होंने ये काम किया है उस बॉलिंग लाइनअप की क्या क्वालिटी थी। ऑस्ट्रेलिया के एक क्लब की एकेडमी की टीम के साथ उन्होंने जाके स्कोर किए हैं। अनफॉर्चुनेटली यही होता रहा है पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी। आप ये नहीं देखते हैं कि कौन सा प्लेयर किस लीग में, मतलब MLC मेजर लीग क्रिकेट एक लीग है, वहां पर मोहम्मद रिजवान खेलने पहुंच गए थे, और पाकिस्तान की जो भी CPL खेल रहे हैं जिनको इस बात का कोई दुख नहीं है कि टीम वेस्ट इंडीज से सीरीज हारी हुई है, अगले दिन वो CPL में मैच खेल रहे होते हैं। वहां पर जाकर ये नसीम शाह परफॉर्म कर रहे होते हैं। और नसीम शाह की भी वहां क्या बात मशहूर हुई है, नसीम शाह की वहां परफॉर्मेंस मशहूर नहीं हुई। नसीम शाह की मशहूर ये हुई है कि वो जो उनके क्वार्टर हैं वेस्ट इंडीज के, उनके अंदाज में वो सेलिब्रेशन कर लेते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली आप पाकिस्तान क्रिकेट का थ्रेशोल्ड इस सतह के ऊपर लेकर आए हैं कि आपको अपनी सक्सेस स्टोरीज नहीं मिल रही हैं। मुझे लगता है ये हारिस रऊफ भी उस सेलिब्रेशन की वजह से इसमें दोबारा से जगह आप देखें ना, पाकिस्तान के प्लेयर्स जब बैठते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, मीडिया के ऊपर या पॉडकास्ट, वो क्या स्टोरियां सुनाते हैं? वो यही स्टोरियां सुनाते हैं कि हमारे फलां प्लेयर ने ये किया, हम फलां प्लेयर को किंग कहते हैं, हम फलां प्लेयर की तरह सेलिब्रेट करते हैं, फलां बॉलर आया उसने ये किया। ये नहीं बताते पूरी दुनिया आपको पता है। किसी शोज में मैं सही सब मैं एक सुन रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा वो कौन था और कहां की टीम था, उसने कहा था कि हमारे एक ग्रेट बैटर आउट हुए तो उन्होंने मुझे बताया कि बॉल पड़कर कब अंदर गिरा, हालांकि जब बॉल गिर रहा था नीचे मैं उसका हाथ रीड कर रहा था, वो हाथ रीड करते करते जब नीचे आया तो कोई क्रैक मिला के बॉल अंदर आ गया जिसकी वजह से मार गया। तो उनके शोज में ये बातें होती हैं, ये इंस्पिरेशन लेते हैं आगे आने वाला टाइम। यहां ये होता है कि बाबर को किंग कहते हैं और हमारे जो फलां बैट्समैन है उसने आउट करके जो सेलिब्रेशन की है, उसने जो ऐसे किया है वो बहुत अच्छा किया है और उसने उसकी सेलिब्रेशन कर दी है। सोशल मीडिया की टीम है ना, सोशल मीडिया की टीम है। गेट बैक टू बाबर आजम। बाबर आजम पे आते हैं, बिग बैश खेलते हैं बाबर आजम, चले अच्छी बात है उनके लिए, उनके फ्यूचर के लिए अच्छी बात है, लेकिन इस स्क्वाड में बाबर आजम का ना होना आप समझते हैं, क्योंकि आपने आज से कोई 4-5-6 महीने पहले बता दिया था कि बाबर आजम T20 स्क्वाड में नहीं होगा एशिया कप के लिए। देखिए बाबर आजम ने दिसंबर 2024 में आखिरी मैच खेला था T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के लिए, और उस वक्त से ही हम ये कहना शुरू हो गए थे कि बाबर आजम का जिस तरह से बिल्डअप हो रहा है, इस तरह से आकिब जावेद साहब चाह रहे हैं चीज़ें, और उसके बाद माइक हेसन आके भी पाकिस्तान की टीम को जिस तरह चलाना चाह रहे हैं, उसमें शायद ये बाबर आजम को नज़रअंदाज कर देंगे। और बाबर आजम को देखें, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आप मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक और स्ट्राइक रेट के मुताबिक अपनी टीम चलाना चाहते हैं तो ठीक है, बाबर और रिजवान को आप स्नब कर दें, आप अगर आपके पास इनसे बेहतर रिप्लेसमेंट्स हैं तो आप उन्हें लेकर आएँ, चांस दें, मौका दें। लेकिन सवाल ये है कि आप तो उनकी जगह पर साहबजादा फरहान को लेकर आते हैं, उनको उस वक्त तक नहीं खिलाते जब तक टीम सीरीज हार ना जाए। आप जिन प्लेयर्स को लेकर आते हैं इनकी जगह पे, उनके साथ भी आप जो सलूक कर रहे हैं वो भी को मतलब इस तरह का सलूक नहीं है कि ये लड़के आपको T20 क्रिकेट के अंदर हेल्प। अच्छा, T20 क्रिकेट में आपका मसला अगर स्ट्राइक रेट का है और आपके ख्याल में आपके पास पावर हिटर नहीं है, तो क्या आपने उस तरह के फिटनेस रिजीम्स बनाने की कोशिश की है कि ये प्लेयर पावर हिटर की तरह आपको नजर आए? अब ये सीरीज हुई है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की, आपने वो देखी होगी, तमाम हमारे सुनने वाले ने वो सीरीज देखी होगी। उन लड़कों की जरा बॉडी स्ट्रक्चर देखें आपने, उनकी बॉडी टाइप्स आपने देखी हैं, और उनको अगर खड़ा करें अपने प्लेयर्स के साथ और आप मुझे बताएं आपकी टीम का जो सबसे मशहूर पावर हिटर है फखर जमान, क्या फखर जमान की बॉडी शेप ब्रेविस जितनी लगती है आपको? जिसने उस दिन 3 नॉन लुक शॉट मारी है, किसी ने उसकी रील्स नहीं बनाई, किसी ने उसकी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन नहीं कि उसने 3 बार जो एक छक्का साइम जो मारते हैं और पूरे साल उसकी बुनियाद पर वो टीम में रहते हैं, उसने 3 बार वो शॉट मारी है। आपकी टीम में कोई एक प्लेयर नजर आता है आपको उस तरह का जो पावर हिटर आपको लगता हो अपनी फिजिक से? आपका मसला तो ये है कि आपकी बैट स्पीड होनी चाहिए। भाई पावर हिटिंग सिर्फ बैट स्पीड का नाम नहीं है। आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आपके जो प्लेयर हैं, आपका मतलब सर्टेन प्लेयर का, हर प्लेयर का बॉडी टाइप क्या है? क्या हर प्लेयर जो है वो
सर्टेन वाटर कंटेंट के साथ, सर्टेन उसका अगर स्लीप लेवल आप चेक करें और इस तरह के जो इंडिकेटर्स होते हैं, क्या हर प्लेयर का वो बना हुआ है आपके पास? आपको तो ये पता ही नहीं होगी बातें जो कोच इनके साथ काम कर रहे हैं। उन कोचेस का मसला तो ये है कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट नहीं है। आप होते कौन है ये बताने वाले कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है? वो 3 साल ओडीआई नंबर 1 रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बाबर आजम पर बात हो रही है, इसके अलावा मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो वो 4 नाम जो अचानक से इस स्क्वाड का हिस्सा बन गए हैं और परफॉर्म किए बगैर बन गए हैं, इसकी क्या रीजन है? एक ब्रेक के बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तानी T20 स्क्वाड फॉर एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज, जिसमें बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो विदाउट परफॉर्मेंस या फिर जैसे पाकिस्तान में आम अल्फाज में फैंस जो है पर्ची सिस्टम कहते हैं उनके जरिए आए हैं, या फिर शायद जो पीसीबी में कुछ बड़े ओहदों पर बैठे हैं उनके वो लाडले हैं, उनकी परफॉर्मेंस सिर्फ उन्हीं को नजर आती है। शायद हमारे पास वो आंख नहीं है देखने वाली, आंख जो शाहीन आफरीदी कहा करते थे कि शायद देखने वालों में आंख नहीं, मैं तो उसी तरह परफॉर्म कर रहा हूँ। अभी ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से हम बाबर आजम को बीबीएल में खेलने की बेस पर अगर लाने की कोशिश बात कर रहे थे, तो इसी तरह खुशदिल शाह जो है वो बीपीएल के परफॉर्मेंस पर पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में आए थे। अनफॉर्चुनेटली तब से लेकर अभी तक वो साथ है लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहे। आखिर ऐसी क्या वजह है कि आकिब जावेद साहब को वो बड़े पसंद है? मैं साहब कोई वजह आपको पता है कि ये खुशदिल शाह आखिर क्या करते हैं? परफॉर्मेंस वैसे क्या है? अगर बीपीएल के उस मैच से लेके बीच में पूरी चैंपियंस ट्रॉफी ले लो, बीच में कुछ ये बांग्लादेश वाली सीरीज ले लो, क्या परफॉर्मेंस है जिसकी बेस पर उन्हें अब दोबारा से इस ट्राई नेशन और यूएई जो एशिया कप है उस कंडीशन के लिए चूज कर लिया? देखिए, मैं अगर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग भी ना करूँ और अपने सिर्फ मेमोरी की बुनियाद पर आपको बताऊँ तो 2 मैच मेरे जहन में इस वक्त आ रहे हैं जो खुशदिल शाह ने खेलने हैं, जिसमें हमें ये लगा था कि उन्होंने परफॉर्म किया। एक मैच जितवाने में कामयाब हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसमें बाबर आजम और इमामुल हक ने सेंचुरियां स्कोर की। जिस मैच में पाकिस्तान ने हाईएस्ट रन जो है वो बनाए थे चेज करते हुए ओडीआई क्रिकेट में, उसमें इन्होंने एंड पर आकर कोई 13-14 गेंदों में 27 रन मेरा ख्याल बनाए थे और उन्होंने मैच फिनिश किया था। उसके बाद जब ये चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आते हैं, कोई दरमियान में 2.5-3 साल का गैप है। 2021 में मेरा ख्याल दौरा किया था ऑस्ट्रेलिया की टीम ने और अब 2025 में 4 साल का गैप है। चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने एक इनिंग्स खेली थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। पाकिस्तान वो मैच गो के हार गया था लेकिन एंड पर आके इन्होंने 60+ रन की एक इनिंग्स खेली थी, वो भी ओडीआई में थी। तो एक तो ये बात जहन में रखें कि ये दोनों ओडीआई मैच हैं। T20 क्रिकेट में ऐसा कोई अभी तक हमें मैच जहन में आता नहीं है कि जो खुशदिल शाह ने पाकिस्तान के लिए खेलते हुए, फ्रेंचाइज क्रिकेट में आते हैं पीएसएल में, लेकिन पाकिस्तान के लिए खेलते हुए कोई ऐसा मैच हमारे जहन में नहीं आता है। और जिस पोजीशन पर ये बैटिंग करने आते हैं, आपको ये सुनकर हैरानी होगी, अफसोस भी होगा आपको साथ में, कि इनका पाकिस्तान के लिए T20 इंटरनेशनल्स में स्ट्राइक रेट सिर्फ 104 का है। अच्छा। और खुशदिल शाह जो है पाकिस्तान में बतौर ऑलराउंडर टीम का हिस्सा बन रहे हैं। इसलिए कि माइक हेसन की जो फिलॉसफी है T20 क्रिकेट की, वो ये है कि ऑलराउंडर्स के ऊपर वो ज़्यादा रिलाय करते हैं स्पेशलिस्ट की बजाय। और यहाँ पर भी उन्होंने यही किया और खुशदिल शाह की इसी कोटे के ऊपर टीम में जगह बन भी जानी है कि वो दुबई के अंदर जाके या शारजा के अंदर अगर स्पिनर की जरूरत पड़ी तो वहाँ पर फ़हीम अशरफ या खुशदिल शाह में से एक बंदे को वो टीम के अंदर का जो है वो हिस्सा बनाएंगे। अब मैं यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने बाबर आजम को स्ट्राइक रेट की बुनियाद पर टीम से निकाल दिया है, तो जिन लड़कों को आपने रखा हुआ है उनके जरा स्ट्राइक रेट निकाल कर देखें। पाकिस्तान का सबसे प्रीमियम बैट्समैन T20 में जो आपके जहन में आता है वो फ़खर जमान है। फ़खर जमान का 117 का स्ट्राइक रेट है पाकिस्तान के लिए, T20 इंटरनेशनल्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मोहम्मद नवाज को आप टीम में लेकर गए हैं। मोहम्मद नवाज की 56 T20 मैच खेलने के बाद 132 का स्ट्राइक रेट है और 16 की बैटिंग एवरेज है। और बाबर आजम की 124 मैच खेलने के बावजूद भी 129 का स्ट्राइक रेट मेंटेन है और बाबर आजम की एवरेज भी 40 के अराउंड रही है हमेशा। तो मैं ये बात नहीं कर रहा कि आपने बाबर रिजवान को खिलाना या नहीं खिलाना, मैं उस स्टैंडर्ड के ऊपर बात कर रहा हूँ जिस स्टैंडर्ड के बुनियाद पर आप टीम बनाते हैं। और ये उन लड़कों का हाल है जिनकी आपने बात की है, किसी का 104 का स्ट्राइक रेट है, किसी का 117 का स्ट्राइक रेट है, किसी के 16 की एवरेज है, किसी के 18 की एवरेज है। तो ये जो चूरन आप बेचते हैं ना स्टैट्स का, इसको बेचना बंद करें क्योंकि ये आपके अगेंस्ट ही इस्तेमाल हो सकता है अगर ये टीम हार गई तो। चलें, इससे हटके अगर अब जरा बॉलिंग में वसीम जूनियर पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वसीम जूनियर का जिस तरह से 2.5-3 साल के वक्फे के दरमियान वो आ जाते थे ना, खुशदिल शाह की आपने बात की है, वसीम जूनियर भी मुझे नहीं लास्ट टाइम याद पड़ता, शायद आपको याद हो कि वो टीम में आए और उन्होंने परफॉर्म करके दिया और उस परफॉर्मेंस की बेस पे दोबारा इनको उसकी याद सताई कि यार वसीम एक लड़का था जो पाकिस्तान के लिए बड़ा सूटेबल रहेगा इन कंडीशंस के लिए। तो ऐसा करते हैं कि अब्बास अफरीदी जो हिट भी लगा लेते हैं, उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया भी। अब्बास अफरीदी ने एंड पर आके हमने देखा 30-40 रन किए उस टूर्नामेंट में भी, तो वसीम जूनियर को उस पर प्रेफर कर दिया।
इसकी क्या वजह है? क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं और जो इस पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि अब्बास फ़हीम अशरफ और हसन अली को सेविंग देने के लिए इसका क्या है कि अब्बास आके सबसे पहली बात तो ये है कि वसीम जूनियर को जब आपने लास्ट टाइम ड्रॉप किया था तो वो क्यों ड्रॉप किया था? हाँ। अगर तो वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ड्रॉप किया था तो अब कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस उन्होंने दे दी है जिसकी बुनियाद पर टीम वापस आ गए हैं? अगर फिटनेस की बुनियाद पर टीम से ड्रॉप किया, इंपॉर्टेंट बात है सुनिएगा, अगर फिटनेस की बुनियाद पर टीम से ड्रॉप किया था तो अब कौन से डॉक्टर ने ये कहा है कि ये बंदा अपनी पीक के ऊपर वापस आ गया है, इसको खिला लें? और जिस रोल में आप अब मतलब बड़ी अजीबोगरीब बात है ना कि आप पावर गेम की, पावर हिटिंग की बात करते हैं लेकिन आपको उसकी बेसिक्स का नहीं पता। आपने रोल्स डिफाइन किया ना प्लेयर्स के कि आपका ये रोल है। आपके कितने प्लेयर को ये अवेयरनेस है कि रोल ओरिएंटेड फिटनेस भी होती है T20 क्रिकेट में? कौन से डॉक्टर ने यह कहा है कि मोहम्मद वसीम की फिटनेस जो है वो इस वक्त उस पीक के ऊपर है कि ये आकर अपनी पीक परफॉर्मेंस दे सकता है? यही हाल किया था ना आपने शाहीन शाह अफरीदी का, यही हाल किया था नसीम शाह का भी, जिनकी अब पेस नहीं निकलती, जिनसे अब जोर भी नहीं लगाया जाता। यही हाल आपने किया था ना एहसानुल्लाह का, एक सीरीज खेली दुबई में जाके उसने खेली थी अफगानिस्तान के अगेंस्ट, आपको याद होगा। उसने मतलब बाउंसर मार के मुंह फाड़ दिया था बैट्समैन का, इतनी तेज वो बॉल करा रहा था। और आप उसकी पेस देखें जो चैंपियंस कप में उसने बॉलिंग की थी, उससे भी जोर नहीं लग रहा था। तो जिन डॉक्टर से या जिन फिटनेस के कोचेस से आप मशवरे करते हैं उनमें से कौन से बंदे ने आपको अब आकर ये सलाह दे दी है कि ये बंदा अपनी पीक के ऊपर यह परफॉर्मेंस देगा? और अगर परफॉर्मेंस की बात है तो ये जो पाकिस्तान शाहीन के साथ गए हैं, पहले मैच में उन्हें 3 आउट किए हैं मोहम्मद वसीम ने, तो क्या बच्चों की टीम के खिलाफ 3 आउट करके वो टीम में सेलेक्ट हो जाएंगे? तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कौन से स्टैंडर्ड हैं जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम जिसने जाकर रिप्रेजेंट करना है पाकिस्तान को एशिया कप के अंदर दुबई में, वो आएगी। हसन अली की अगर आपने बात की है तो हसन अली का भी जरा सुन लीजिए। पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेला जाना है दुबई में। हाँ। और दुबई का जो वेन्यू है उसके बारे में आप जानते हैं कि वहां पर ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। पाकिस्तान की टीम खुदा ना खास्ता वहां पर टॉस हारती है और जो अगली टीम की डिक्टेशन है उसके मुताबिक उन्हें कुछ करना पड़ता है। तो क्या प्लान भी है आपके पास? अगर ड्यू फैक्टर आता है और हसन अली रिवर्स स्विंग नहीं करते हैं, हसन अली का रिवर्स स्विंग वाला फैक्टर नलीफाई हो जाता है, तो उसके अलावा कौन सा ऐसा स्किल है हसन अली के पास जिसको इस्तेमाल करते हो वहां पर लीथल साबित हो सकते हैं? उनकी पेस है नहीं? क्या उनके पास कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइन एंड लेंथ है जिसका मुजाहरा उन्हें अभी किया था आखिरी ओवर? आपने भी मुलाहिजा फरमाया था उस दिन आखिरी जो मैच हुआ है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का, लाइन लेंथ का भी आपके सामने है। और अगर स्टैट्स की बात है तो वो भी सुन लें। दुबई में हसन अली ने अब तक पाकिस्तान के लिए 9 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 32.1 ओवर्स करवाए हैं और 321 रन कंसीड किए हैं उन्होंने इन 32 ओवर में। 35 की इनकी बॉलिंग एवरेज है और 9 का इनका इकोनॉमी रेट है अगर आप दुबई की बात करते हैं तो। गो के शारजा और अबू धाबी में उनके स्टैट्स जरा बेहतर हैं, मतलब रिस्पेक्टेबल नजर आते हैं। 7 ओवर करवाए हैं, 59 रन दिए हैं उन्होंने शारजा के अंदर। गो के विकेट नहीं हासिल की लेकिन 7 ओवर में 59 रन, T20 में अच्छी बॉलिंग है। और इसी तरह अगर आप शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में आ जाएं तो वहां पर भी उनका इकोनॉमी रेट अच्छा है। लेकिन दुबई में जहां आपने इंडिया के खिलाफ मैच खेलने और ज्यादा मैच आपके दुबई में होने हैं ट्राई सीरीज की और एशिया कप के अंदर, वहां पर अगर हसन अली का बॉल रिवर्स स्विंग नहीं होता तो आपके पास क्या प्लान भी है? किसको इस्तेमाल करेंगे वहां पे? तो ये जो आपकी टीम सिलेक्शन है इसको अगर देखें तो ये मतलब T20 एक ऐसा गेम है कि जिसमें एक प्लेयर का भी दिन अच्छा हो तो गो कि वो मैच निकाल जाता है, लेकिन ये उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है जिन स्टैंडर्ड्स को आप खुद आकर कहते रहे हैं कि मैं प्लेयर का पोर्टफोलियो नहीं देखूंगा, परफॉर्मेंस देखूंगा। परफॉर्मेंस कौन सी हसन अली की? अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी के होते हुए हसन अली को मौका मिलेगा। सलमान मिर्जा भी तो है ना अंदर, उन्होंने तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि सलमान मिर्जा को प्रेफर करेंगे अगर कहीं उन 3 प्रीमियम फास्ट बॉलर्स में से किसी एक को बिठाने का कोई गुस्ताखी करे तो शायद सलमान मिर्जा को चांस मिल सकता है। सबसे पहले तो ये प्रीमियम फास्ट बॉलर जो है ना ये कहना ही मेरा ख्याल है बंद कर दें। इस तरह बाबर को भी किंग कह के अब आप उस स्टेज के ऊपर ले आए हैं कि बेचारे का जो अपना कैरियर है उसको भी समझ नहीं आ रही कि मैं इसके साथ क्या करूं। तो सलमान मिर्जा की टीम में इंक्लूजन अच्छी है, बहुत शानदार उनकी परफॉर्मेंस रही है। PSL के अंदर भी, बांग्लादेश के अंदर सीरीज के अंदर भी उन्होंने बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। एक मैच में उनकी बॉलिंग के ऊपर अगर कैचेस मिस ना होते तो शायद हम वो वाला मैच भी निकालने में कामयाब हो जाते। लेकिन मसला ये है कि अगर आपने सलमान मिर्जा को खिलाना था तो उसे फिर ड्रॉप क्यों किया था? क्या रीजन थी उसको ड्रॉप करने की? वेस्ट इंडीज की कंडीशन, क्या वेस्ट इंडीज की कंडीशन में लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं होता? वेस्ट इंडीज की कंडीशन में सलमान मिर्जा की टीम में T20 में जगह नहीं बनती थी? अगर आपने उसको खिलाना ही था, ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात है ना, समझ में आने वाली बात है कि अगर आपने उसे खिलाना था तो उसे रेगुलर क्रिकेट क्यों नहीं दी? अब देखिए इंतहाई सटल पॉइंट इसमें यह है कि पाकिस्तान की टीम ने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराई, उसके बाद हमने टीम तब्दील कर दी और 5 बंदे हमने ले आए। वाह! अभी हम बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज से आ रहे हैं, हमने कोई चेंज नहीं की।
हमने एक नसीम शाह को बाहर निकाल दिया, बाकी सेम टीम हम लेके जा रहे हैं कि यही लड़कियां जो खेलेंगे। तो ये तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है और ये उसकी हालत है। बिल्कुल। तो आपने लड़के बेशक जो मर्जी सेलेक्ट करने हैं, आपके पास कोई डॉक्ट्राइन होगा गेम खेलने का, आपका पास बहुत आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का एक्सपीरियंस रखते होंगे अपनी बैक के ऊपर, लेकिन खुदारा ये जो आप जस्टिफिकेशन देते हैं ना, आपसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओडीआई के ऊपर सवाल हुआ है, आपने ये कह दिया जी हम 9 में से 6 T20 जीते हैं। ये आपने नहीं बताया कि हम बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज से एक सीरीज हारे भी हैं। तो ये जो मस्खरापन है ये बंद कर दें, बाकी जो मर्जी करें। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। चूंकि हाई हुई है एशिया कप की, पाकिस्तान इंडिया को लेके अगर एडवर्टीजमेंट की बात करें और व्यूअरशिप के बारे से बात करें, जो एड्स चलने हैं उसकी जो कीमत आई है 10 सेकंड का एड पाकिस्तानी पैसों में कमोबेश 50 से 51 लाख रुपए का पड़ रहा है। इसमें बहुत पैसा है। ये वो मजबूरी थी असल जिसको इंडिया समझ रहा था कि ये हमें अब एशिया कप खेलना पड़ेगा, और पाकिस्तान को पता था कि इंडिया अगर यहाँ पर स्टेप बैक करता है तो इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए नकवी साहब जो है वो अपने स्टांस पर खड़े रहे और कहा कि अगर होगा तो हाइब्रिड मॉडल होगा, तो हाइब्रिड छोड़ो, वो वह छोड़कर यूएई पूरे का पूरा शिफ्ट हो। इस पर ब्रेक के बाद बात करते हैं जी। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। तो एशिया कप की तैयारियों के हवाले से जिस तरह से स्क्वाड का अनाउंस हो गया, अब एशिया कप इंडिया के लिए खेलना मजबूरी क्यों बना, और मोहसिन नकवी साहब ने जो स्टांस लिया, जो स्टैंड लिया, उस पर कायम रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि इंडिया घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि इंडिया ने पकड़े हुए हैं पैसे का हेरफेर है। अब क्रिकेट कहीं बहुत पीछे रहेगी। ये सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, ये उसकी गेम है और इसमें बेतहाशा पैसा, और ये चीज़ इंडिया और पूरी दुनिया समझ चुकी है। एमएसआई साहब जरा ये सिनेरियो बताएं। मुझे तो सिर्फ अभी तक इतना पता चला है कि जो 10 सेकंड का ऐड चलना है किसी भी मैच के दौरान, या पाकिस्तान इंडिया के मैच की अगर बात कर लीजिए स्पेसिफिकली, तो वो पाकिस्तानी 51 लाख रुपए का ऐड इंडिया और दुबई में चलेगा। ऑल्दो पाकिस्तान में इसके रेट थोड़े से कम है, लेकिन 10 सेकंड का ऐड चलेगा। उसके अलावा मजीद को कैटेगराइज कर दिया गया और ये करोड़ों मिलियंस में जा रही है इसकी अमाउंट। ये जरा पूरा सिनेरियो स्टेप बाय स्टेप बता दें। देखिए इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो जो इंडियन मीडिया की तरफ से किया जा रहा है, उनका जो काबिल एतबार होने का स्टैंडर्ड है वो पूरी दुनिया ने देख लिया है। जो उन्होंने रिपोर्ट किया है वो ये है कि एशिया कप में जो इश्तिहारात का जो रेट लगा है वो एशिया कप की तारीख में सबसे ज़्यादा है। कभी इससे ज़्यादा जो है वो नहीं मकबूल हुआ एशिया कप का जो स्पॉन्सरशिप का जो रुझान है सारा उसके अंदर, और ब्रॉडकास्टिंग का। इसमें अगर आपने 10 सेकंड के ऐड की बात करी दी है, 10 सेकंड का ऐड जो मैच के दौरान दिखाया जाएगा, जो ओवर के बाद ऐड आता है, जो हमारे सुनने वाले हैं उनको अगर आसान अल्फाज में हम बताएं तो ओवर ख़त्म होने के बाद जो टीवी के ऊपर ऐड आता है, वो ऐड जो है वो पर सेकंड के हिसाब से बेचा जाता है। 10 सेकंड का ऐड जो है एशिया कप के दौरान जो चलेगा उसकी कीमत इस बार रखी गई है 16 लाख भारतीय रुपए, और ये तकरीबन 51 लाख पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। और ये जो ऐड है इसकी जो तवक्को है चलने की वो ज़्यादा यूएई और भारत में, क्योंकि पाकिस्तान में ज़ाहिर है इस तरह की कंपनीज कम है जो इसको अफोर्ड कर सकती हूँ। इसी तरह अगर आप देखेंगे जो फुल पैकेज मिलता है, कोई कंपनी अगर पूरे एशिया कप के दौरान अपने इश्तिहार चलवाना चाहती है तो उसके साथ फिर डिसाइड होता है कि ये ऐड एक मैच के दौरान कितनी बार चलेगा, किस वक्त चलेगा, कितने सेकंड का चलेगा। तो वो फुल पैकेज जो है वो तकरीबन 4.5 भारतीय करोड़, जो 4.5 करोड़ भारतीय रुपए हैं, उसमें जो है ये बेचा जाएगा। ये तकरीबन 14 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। इसके बाद जो है वो वाले जो स्पॉन्सर्स हैं जो को पावर करते हैं इस टूर्नामेंट को, उनकी जो तखमीना लगाया गया है वो तकरीबन 180 मिलियन भारतीय रुपए हैं। और जो टाइटल स्पॉन्सर है वो जाहिर है कि इससे बहुत ज़्यादा होगा, उसका अभी तखमीना नहीं लगाया गया है। तो ये जो पूरी प्राइस, ये जो पूरी पैसे का एक इसके अंदर इन्फ्लक्स है, उसको देख के आप ये समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है ब्रॉडकास्टर्स का क्रिकेट को ब्रॉडकास्ट करने में, ख़ास तौर पर उन ममालिक के अंदर जहां पर ये जो कंपनीज हैं ये दिलचस्पी रखती हैं अपनी प्रोडक्ट को सेल करने में। तो ये जो क्रिकेट है, जो स्पोर्ट्स हैं, ये बहुत बड़ा जरिया होती हैं यहाँ से पैसे कमाने का। और ये जो बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं खेलों के अंदर, उनका एक बहुत बड़ा चंक वो यहाँ से आता है कि मैच के दौरान जो ऐड चलते हैं वो पर सेकेंड कितने हिसाब से जो है वो बेचे जाते हैं। अब अगर हम देखें तो इसमें ज़्यादातर स्पॉन्सर जो हैं वो चूँकि भारत के हैं और भारत का ही ज्यादा इसमें फाइनेंशियल स्टेक जो है वो इन्वॉल्व होता है। और सेम डे जिस दिन भारतीय मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहा है, उसी दिन 2 मजीद भारतीय जो साबिक क्रिकेटर हैं उन्होंने ये बयान दाग दिए हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो एशिया कप में नहीं होगा। उनमें से किधर जादव हैं जो उस टीम का हिस्सा थे
जिसको पाकिस्तान ने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इबरतनाक शिकस्त 2-4 किया था। वो एक अजीबोगरीब से अंदाज में आके ऑफ स्पिन करने वाले बॉलर आपको याद होंगे। उसके अलावा उनका कोई क्लेम टू फेम जो है वो भारतीय क्रिकेट के अंदर नहीं है। उन्होंने ये स्टेटमेंट आज दिया कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेगा। तो जितने भी देशभक्त हैं भारत के अंदर, जितने भी ये जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, मैं आपको इस बात पर अप्रिशिएट करता हूं कि आपका स्टांस बहुत अच्छा है। अब मर्द के बच्चे बनिएगा और अपनी इस बात के ऊपर कायम रहिएगा। और पाकिस्तान के साथ गो के हम ये चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो। हमें पता है कि हमारी टीम की सूरत हाल माड़ी है, हमें पता है कि ऑन पेपर इंडिया की टीम बेहतर है, लेकिन हम क्रिकेट देखना चाहते हैं, अमन की बात करते हैं। हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझें। हम आपको उस तरह जवाब देंगे अगर आप लड़ाई में आएंगे तो, लेकिन हम चाहते हैं कि बहरहाल हर हाल में स्पोर्ट्स को और खेलों को जारी रहना चाहिए। जितने भी देशभक्त हैं जिन्होंने सारे स्टेटमेंट दिए हैं बायकॉट के, अब ये जरा इसके ऊपर कायम रहें और इसका बायकॉट करके दिखाएं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब चूंकि पैसों की बात हो रही तो सिर्फ इंडिया में पैसों की बारिश नहीं, यहाँ पर भी पैसों की बारिश होगी। प्लेयर्स के ऊपर पैसों की बारिश कर दी है वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, जो कि पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। प्लेयर्स की बारिश की, उन्होंने 10-10 लाख रुपया एक प्लेयर को देने का ऐलान किया, और वो हैं प्लेयर हॉकी के। उनको जरा सपोर्ट भी किया, बैक भी किया है। उनके जो वीज़ा के मसाइल आते हैं, और अभी जो कि पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो इंडिया नहीं जा रही है शक्ल, क्योंकि वही स्टांस है कि हम इंडिया जाकर नहीं खेलेंगे जब तक इंडिया पाकिस्तान आकर नहीं खेलेगा। ये नकवी साहब ने अप्रिशिएट किया है हमारी हॉकी फेडरेशन को भी कि उन्होंने भी इसको कायम रखा। तो 10-10 लाख रुपये मजीद जो मेरे ख्याल इमाद भट्ट के साथ मिलकर हॉकी को किस तरह से सब बेहतर बनाया जाता है, इस बारे में मेरे ख्याल बात हुई है। देखिए, सबसे पहले तो मोहसिन नकवी साहब को निशान इम्तियाज़ मिला है, इस पर उन्हें मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। और जिस तरह से उन्हें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है एसीसी के अंदर भी, उस पर भी यकीन हम उन्हें दाद और तहसीन का मुस्तहिक समझते हैं। सिर्फ बाकी तफसीलात तो आपने बता दी हैं, सिर्फ एक बात है जिसको देख कर मैं मुस्कुरा रहा हूँ कि ये जो हॉकी के टीम के खिलाड़ी हैं, इनके जो मेडिकल और फिटनेस के केसेस हैं, ये भी अब पीसीबी के पास जाएंगे। तो बाकी तो सारी चीजें जो है वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ये बात थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है इस बात के ऊपर। हॉकी वालों से गुजारिश है कि अपने जो प्लेयर्स हैं उनके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो हॉकी के एथलीट्स होते हैं उनके लिए अपने अपने अलग से मेडिकल ऑफिसर्स का बंदोबस्त कर ले। पैसे पीसीबी जो है वो दे देगा। पीसीबी को अलबत्ता ये जो सहूलत उन्होंने फराहम कर दी है, ये मेरा ख्याल है कि ज्यादा हो गया है। बाकी इस पर काबिल तहसीन बात है कि पीसीबी ने सपोर्ट किया, और जो हॉकी प्रो लीग है उसमें खेलने के लिए पीसीबी ने अपनी माली इमदाद दिलाने की यकीन दहानी कराई है। अब इस बात की जो है वो हमें ज़्यादा इम्कान नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान इस बार प्रो लीग खेलता हुआ हमें नजर आएगा, जो हॉकी की सबसे एलीट लीग है दुनिया में। अच्छा, चलें, ये तो इसमें फर्दर भी हम देख लेंगे कि किस तरह से हॉकी। लेकिन नकवी साहब, अगर हॉकी के मैनेजमेंट के मामलात भी अगर देख लें, क्योंकि एक अरसा दराज से हमने देखा है कि जिनके हाथ हॉकी है वो बर्बादी है। दो वहाँ पे वो बनी हुई है पार्टीज, एक कोई सिंध से चल रही है, एक यहाँ पंजाब में है। पहले उनमें सुलह करवा दें। अगर हॉकी की बेहतरी चाहते हैं तो नकवी साहब को इसमें अपना किरदार जो है वो अदा करना पड़ेगा। मेरा ख्याल सिंध से शैला रजा साहब है, और यहाँ पंजाब में वही कोई राना मुजाहिद साहब जो है वो उन्होंने गालिबन इस्तीफा दे दिया है दोबारा पिछले दिनों, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो दोबारा वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमेशा भी होता है पाकिस्तान में जितने भी क्रिकेट के अलावा खेल हैं, अगर फुटबॉल को भी देखें, हॉकी को भी देखें, और भी जो एथलेटिक्स फेडरेशन वगैरह हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड हैं, उनके अंदर हमें इस तरह के मसाइल नजर आते हैं। और इसमें जाहिर है कि ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि जो फंड्स का फ्लो है उसको कौन सी बॉडी कंट्रोल करेगी, ये ज़्यादा मसाइल नजर आते हैं इसके अंदर। तो मोहसिन नकवी साहब जितने अख्तियार रखते हैं इस मुल्क के अंदर, वो जाहिर है इस मसले को भी हल कर सकते हैं। इसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की हॉकी टीम के जो कप्तान हैं इमाद भट्ट, सबसे पहले तो मैं इन लड़कों को शाबाश देना चाहूँगा, जहाँ पे जाते हैं हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं अपने स्टार्ट के मुताबिक। और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये परफॉर्मेंसेस देने का सिलसिला जारी रखें, क्योंकि ये जितनी भी बैकडोर बातें होती हैं, जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती हैं, वो तभी डिस्कस होती हैं जब आपके पास परफॉर्मेंस ना हो। तो इंशाल्लाह हॉकी टीम जो है वो हॉकी प्रो लीग में जाएगी, वहाँ पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करेगी, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी टीम वहाँ से मस्बत नताइज भी लेकर आएगी, जिसके साथ ये चीज़ें ऑटोमेटिकली भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, और ये कंफर्म हो गया उन्होंने वो जो एशिया कप में पाकिस्तान हॉकी के लिए नहीं जा रहा है इंडिया में, तो बांग्लादेश ने अग्री कर लिया, बांग्लादेश की हॉकी टीम जो है वो उसमें जी, ये जो देशभक्त जो क्रिकेट के मैच का बायकॉट कर रहे थे, इन देशभक्तों ने 1 महीना पहले फरमाया था कि हमने पाकिस्तान की हॉकी टीम को क्लियरेंस दे दी है, आप प्लीज आ जाएं खेलने के लिए। तो हमारी अगर हुकूमत नहीं चाहेगी ना तो हम नहीं मैच खेलने आएंगे, तुम जो मर्जी कर लो। पाकिस्तान की हॉकी टीम अभी तक ये लग रहा है कि वहां पर मैच खेलने के लिए नहीं जाएगी। बांग्लादेश की टीम को जो है वो मदऊ किया जाएगा, अभी तक उनको भी ऑफिशियली मदऊ नहीं किया गया है। तो हो सकता है कि एंड तक 11th आवर तक पाकिस्तान का वेट किया जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान है तो उनकी मार्केट है, पाकिस्तान नहीं है तो उनकी मार्केट भी नहीं चल सकती। ये कोई भी खेल हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, कोई भी खेल हो। बहरहाल बहुत सी उम्मीदें तो लगी हुई है मैनेजमेंट के साथ का, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जो है वो इस वक्त मजीद जो है बेहतरी की जानिब गामजन है। अब देखना यह है कि इन बड़े ओहदों पर जो लोग बैठे हुए हैं वो बहुत पहले से बैठे हुए हैं, उनको भी अपडेट
बिल्ड करने की जरूरत है। वहां पर राइट मैन फॉर द राइट जॉब जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, हर सतह पर आकर ग्राउंड लेवल से लेके ऊपर तक जो है इसमें थोड़ी सी स्क्रूटनी का अमल जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्योंकि तमाम के तमाम इदारे जो हैं वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, गवर्नमेंट इसको लुक ओवर करती है, वो जो कि उसके नुमाइंदे ही इनके चेयरमैन बनते हैं। ओलंपियन जितने भी हैं वो पाकिस्तान को सर्व कर चुके हैं, वो भी ऊपर गवर्नमेंट की तरफ ही देखते हैं। जब भी इमदाद की अपील करते हैं वो यही कहते हैं कि गवर्नमेंट हमें हमारी इमदाद करे। तो जब गवर्नमेंट इमदाद करती है उसके साथ साथ ये भी देखें कि उन ओहदों पर कौन लोग बैठे हुए जो ये इमदाद मांग रहे हैं। इसी तरह जो है वो खेल बेहतर होगा पाकिस्तान को, और फिर हम जाकर अपने हमसाया मुल्क को खेल की दुनिया में कम्पीट करने में कामयाब होंगे। अभी हम ऑल्दो उनसे काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं, क्योंकि उनकी आबादी ज़्यादा है, उनका रेवेन्यू उनके पास ज़्यादा है और उनके पास टैलेंट पाकिस्तान से फ़िलहाल ज़्यादा है। हमें इस पर मज़ीद मेहनत करनी है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।